हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स या फिर सेलेक्टिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स दे चुका हूं जिसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स या फिर सेलेक्टिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फिर स्पेसिफिक टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए, मुफीद लगे आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी हम फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे कि ये क्वालिटेटिव टूल्स होता क्या है। तो क्वालिटेटिव टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के वो टूल्स हैं या वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर वो मेथड है जिसके तहत जब भी हम मनी सप्लाई चेंज करते हैं तो उसका असर कुछ ही सेक्टर्स पे पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे या फिर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके बरअक्स जब भी हम क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू जब भी हम मनी सप्लाई को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसका असर जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। यानी इकोनॉमी में हमारे पास जितने भी सेक्टर्स हैं असर पड़ता है उन पे। लेकिन क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू जब भी हम मनी सप्लाई को चेंज करते हैं या फिर क्रेडिट सप्लाई को चेंज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो उसका असर जो है कुछ सेक्टर्स पे पड़ता है। क्योंकि इसके थ्रू यानी सिलेक्टिव टूल्स के थ्रू जब भी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है तो उसका मुद्दा यही होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट करना है। अब क्या होता है कि इकोनॉमी में सेक्टर्स जो है, 2 तरीके के सेक्टर्स रहते हैं हमारे पास। एक रहता है प्रोडक्टिव सेक्टर और दूसरे रहते हैं अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स। ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स वो सेक्टर्स कहलाते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको कहेंगे हम प्रोडक्टिव, और जो अनप्रोडक्टिव हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे लिए उतने मुफीद नहीं है। इसीलिए जब भी हम क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि इस के प्रोडक्टिव सेक्टर में जितने से ज़्यादा हो सके उतना हमारा क्रेडिट जो है जहाँ जाए। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा लोन हम दे सकें वो किन को दें, प्रोडक्टिव सेक्टर्स वाले को दे, और जितना कम हो सके उतना अनप्रोडक्टिव वालों को दे, क्योंकि हमारा मुद्दा ही है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना। समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू मनी सप्लाई बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो हमारा मुद्दा ये रहता है कि मनी सप्लाई जो है या फिर क्रेडिट सप्लाई जो है इन सेक्टर्स में कम हो और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ज्यादा हो। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे पास टूल्स क्या क्या रहते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स। सबसे पहले हमारे पास है क्रेडिट रेशनिंग, दूसरा है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, तीसरा है मॉरल सुएशन और चौथा है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है भाई? क्रेडिट रेशनिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट को तकसीम करना, बांटना। जिस तरीके से डीलर राशन बांटता है ना, आटा चावल कैसे बांटता है वो, एपीएल बीपीएल अंत्योदय वगैरह, है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो आरबीआई या हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रेडिट रेशनिंग। जैसे 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 जो हमारा जो डीलर है उसके पास एपीएल वाले होते हैं, बीपीएल वाले होते हैं, अंत्योदय वाले होते हैं, तो उस हिसाब से वो राशन देता है। एपीएल वालों को ज़्यादा मिलता है और थोड़ा सस्ता मिलता है, बीपीएल वालों को थोड़ा कम मिलता है और थोड़ा महंगा मिलता है, और जो अंत्योदय वाले हैं उनको सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा मिलता है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को रिकग्नाइज करता है। ठीक है, और उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करी जाती है कि भाई जो प्रोडक्टिव हैं उनको ज्यादा दो और सस्ते में दो, यानी उनको लोन जो है ज्यादा दो, उन पर ज्यादा फोकस रखो और सस्ते में लोन दो। और जो ये जो अनप्रोडक्टिव वाले हैं, ये हैं हमारे एपीएल वाले, भाई इनको मत दो, इनको दो ही मत, तो वो भी बेहतर है। इनको अगर देना भी है तो कम दो और महंगा दो, ताकि ये डिस्करेज हो, ये हमारे पास आए ही ना। ठीक है, ऐसा है। तो वो क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और अनप्रोडक्टिव जो हैं वो हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई, क्योंकि ये हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है, तो ये है। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ है कि हमारा जो आरबीआई है
उसने क्या किया है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स रिकॉग्नाइज किए हैं, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स चुने हैं, ठीक है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को सेलेक्ट किया कि ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं भाई, इनका ज्यादा ध्यान रखना आपने, ठीक है, इनका ज्यादा ध्यान रखना आपने। तो अब क्या होता है, हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स में मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, कुछ लिखे हैं यानी कि बहुत सारे हैं वो, जैसे कि एग्रीकल्चर है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रिटेल ट्रेड, स्मॉल हाउसिंग लोन्स, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब देखो, अब आपको क्रेडिट रेशनिंग की अच्छे से समझ आएगी। हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, यानी हमारे इंडिया में दो तरह के बैंक्स ऑपरेट करते हैं। इंडिया में नहीं, हर जगह पर, हर कंट्री में दो तरीके के बैंक्स ऑपरेट करते हैं। एक आ गया डोमेस्टिक बैंक्स, हमारे इंडिया में डोमेस्टिक बैंक्स यानी इंडियन बैंक्स, और एक आ गया फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन के हैं, ठीक है, जो बाहर बने हैं लेकिन उनकी ब्रांचेस यहाँ हैं। तो इंडियन बैंक्स जो यहीं बने हैं यहीं ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं, आरबीआई के रूल के तहत, आरबीआई के लॉ के तहत इनकी जो साल भर की लेंडिंग रहती है, उस साल भर की टोटल लेंडिंग में से 40% लेंडिंग इन्होंने किनको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जिनका जिक्र मैंने ऊपर करा, ठीक है। यानी 40% साल भर का, यानी सालाना लोन उन्होंने जितना भी दिया, ठीक है, जितना भी दिया उसमें से 40% लोन जो है उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना ही देना है, ठीक है, ये लॉ है, दे आर बाउंड बाय लॉ, ठीक है, उनको ये इस लॉ का उल्लंघन नहीं करना है, हो सकता है उनको पेनल्टी दी जाए, तो 40% देना ही देना है। इसका सब टारगेट है, जैसे देखिए कि इस 40% का 18% जो हमारे एग्रीकल्चर को जाएगा, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस 40% का, 40% में से 18% जो है हमारे एग्रीकल्चर को देंगे। उसके बाद 10% ऑफ द टोटल, 10% ऑफ द टोटल, यानी कि 10% ऑफ द टोटल, मतलब कि जो 100% टोटल होता है, तो 100% का 10% जो टोटल लैंडिंग है साल भर की, उसका 10%, या फिर इस 40% का 25% जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है, जो इंक्लूड हैं वीकर सेक्शन, यानी कि एसटीज, ठीक है, एससीज और अदर ओबीसीज वगैरह, ठीक है। इसमें अब इसमें हमने क्या किया, हम मिनॉरिटीज़ को भी इंक्लूड किया है। मुझे साल याद नहीं एक्चुअल में कि कब इंक्लूड हुए हैं, जैसे मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, पारसीज आते हैं, बुद्ध आते हैं, तो सिख आते हैं, तो वीकर सेक्शंस में इनको भी इंक्लूड किया गया, प्रायोरिटी सेक्टर में उनका भी नाम आता है, ठीक है। तो 10% ऑफ द टोटल या 25% ऑफ द टोटल ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हैज़ टू बी गिवन टू वीकर सेक्शंस, ठीक है। अब एंड द रेस्ट ऑफ द एरियाज, यानी कि फिर जितने भी एरियाज बचते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के, जितने भी एरियाज बचते हैं उनको रिमेनिंग 12% से फिर कवर करना, यानी 12% आपको उन रिमेनिंग एरियाज में फिर बांटना है। रिमेनिंग एरियाज मीन्स अदर देन वीकर सेक्शन एंड अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम आते हैं, अब जैसे मैंने बताया था कि दो तरीके के बैंक होते हैं भाई, फॉरेन बैंक्स भी होते हैं ना, फॉरेन बैंक्स उन बैंकों को कहते हैं हम जो बने तो बाहर हैं, ठीक है, ठीक है, जिनकी इस्टेब्लिशमेंट किसी बाहर की कंट्री में हुई है, बट वो हमारे यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या है, फॉरेन बैंक्स, अब हो सकता है फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस क्या हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जिन फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस जो हैं 20 से कम हैं या एटलीस्ट 20 हैं, उनको अपनी टोटल लैंडिंग में से 32% जो है प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, ठीक है, 32% प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। अब इसके भी सब टारगेट्स हैं, जैसे कि 12% आपको एक्सपोर्ट वालों को देना है, यानी कि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको 12% देना है। उसके बाद 10% आपको देना है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एरियाज आर टू बी कवर्ड विद द 10%। और जो रिमेनिंग एरियाज फिर बचते हैं, यानी कि अदर देन एक्सपोर्ट एंड मीडियम प्राइजेस से फिर जो भी एरियाज बचते हैं उनको हमने 10% से कवर करना है। आई होप कि यार आपको ये जो क्रेडिट रेशनिंग है इसकी समझ आ गई। क्रेडिट रेशनिंग का सिंपली मतलब है यार क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट उस सेक्टर में जाए जो प्रोडक्टिव है, और कम से कम क्रेडिट या मनी सप्लाई या लोन उन सेक्टर में जाइए जो अनप्रोडक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ गई आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये पॉइंट समझिएगा, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले हम इस मार्जिन का पता करते हैं। मार्जिन बेसिकली क्या है,
डिफरेंस है किस किस के बीच में, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द लोन गिवन अगेंस्ट इट। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई बंदा लोन लेने जाता है ना, तो वो कोई चीज़ गिरवी रखता है ना, हो सकता है वो अपनी ज़मीन रखे, कुछ कुछ गिरवी रखा जाता है, ठीक है। ये मतलब जब हम लोन लेने जाते हैं तो हम कुछ गिरवी रखते हैं और उसको कहते हैं सिक्योरिटी। उसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। अब वो क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर बंदा क्या करे, अगर बंदा लोन देने में वापस ये फेल हो जाए, यानी कि लोन को वापस करने में, रीपे करने में फेल हो जाए किसी वजह से, तो उसने जो सिक्योरिटी रखी हुई है उस लोन के अगेंस्ट में, तो फिर बैंक क्या करेगा, उस सिक्योरिटी से उस सिक्योरिटी को बेचेगा, तो अपना वो जो लोन है वसूल करेगा। तो क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, और ये जो सिक्योरिटी होती है इसकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। जैसे ज़मीन की मार्केट वैल्यू है ना, पर एकड़ कुछ भी है, जो भी है, तो वैल्यू होती है। तो सेंट्रल बैंक के पास या कमर्शियल बैंक्स के पास जब कोई लोन लेने जाता है, सिक्योरिटी देता है यहाँ से, तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या करता है, उस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू पहले पता करता है और फिर क्या करता है, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट कितना लोन देना है वो डिसाइड करता है, ठीक है। वो डिसाइड करता है, तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू के बीच, उस सिक्योरिटी की वैल्यू और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जितना लोन दिया जा रहा है उसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम मार्जिन। क्योंकि 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 फॉर एग्जांपल अगर हमारे हम लोन लेने जा रहे हैं और हमने जो सिक्योरिटी रखी है, हमने जो चीज़ गिरवी रखी है, उसकी कीमत 10,000 है, ठीक है। हमने चीज़ ली, यहाँ से गिरवी रखी, लोन लेना है हमने, और उसकी वैल्यू 10,000 है, लेकिन बैंक हमें 9,000 ही लोन दे रहा है। मतलब 10% क्या है, 10% क्या है, मार्जिन है। 10% इज द डिफरेंस, 10% इज द डिफरेंस। आई समझ आपको, 10% इज द डिफरेंस, 10% is the difference between the loan and the value or the market value of the security that we have kept against that loan, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मार्जिन। तो अब क्या होता है कि जब भी सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, मनी सप्लाई कम करनी है, तो वो क्या करता है, मार्जिन को बढ़ा देता है। क्योंकि मार्जिन को बढ़ाने का मतलब क्या है कि किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट कम लोन दिया जाए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब देखिए फॉर एग्जांपल आप क्या करने गए, आप लोन लेने गए, आपको 10,000 की जरूरत, आपको 10 लाख की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, आपके पास जमीन है, तो आप उस जमीन के कागजात लेकर गए, और उस जमीन की वैल्यू 10 लाख है, और आप वो जमीन के कागजात लेकर बैंक के पास गए कि उसको बताया कि ये लो, इसको सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो और मुझे 10 लाख आप लोन दो। लेकिन बैंक कहेगा कि भाई हाँ ठीक है हम लोन देंगे, लेकिन आपको 10%, आपको 10% मार्जिन पे लोन मिलेगा। तो उसको क्या उसको 10 लाख में, उसको वो जो 10 लाख की उसने सिक्योरिटी वहाँ पे पेश करी है लोन लेने के लिए, तो उसको 10 लाख लोन नहीं दिया जाएगा, 10% कम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम, तो वो जो 10% फिर उसने, वो जो 10% का लोन नहीं मिलेगा उसको उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, वो उसने खुद फाइनेंस करना है, वो खुद उसने अरेंज करना है। तो मतलब ज्यादा मार्जिन तो कम लोन दिया जाएगा किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, और कम मार्जिन तो ज्यादा लोन दिया जाएगा आपको किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट। अब क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मार्जिन में चेंज मतलब कि लोन साइज में चेंज, कम मार्जिन तो ज्यादा लोन, और ज्यादा मार्जिन तो कम लोन। फॉर इंस्टांस अगर क्या होता है कि मार्जिन रीजन, हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि हमने क्या करा, एक एक लोन लेने वाला आया, ठीक है, बैंक के पास, और उसने क्या किया, उसने एक सिक्योरिटी पेश करी, यानी कि कोई चीज जो गिरवी रखी उसकी वैल्यू है 10,000, ठीक है, उसकी वैल्यू है 10,000। उसने बोला बैंक को, ये लो भाई ये मेरे कागजात है, फॉर एग्जांपल ये 10,000 उसकी ज़मीन की वैल्यू है। उसने कागजात पेश किए, डॉक्यूमेंट्स पेश किए और बताए ये रहे मेरे ज़मीन के कागजात, मुझे आप 10,000 लोन दो, और अगर मैं इस लोन को नहीं चुका पाया तो आप ये ज़मीन रख लेना और अपना पैसा वसूल कर लेना, ठीक है। तो लेकिन बैंक उसको कहता है कि भाई एक शर्त है कि तुझे लोन जो है क्या मिलेगा, 70% ही मिलेगा। मतलब कि इस उस सिक्योरिटी का 70% ही मिलेगा, यानी कि उस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, 10,000 है ना, तो उस 10,000 का 70% यानी उसको लोन क्या है, 7,000 ही मिलेगा, और द रेस्ट ऑफ द 3,000 जो है वो उसको खुद फाइनेंस करना है, चाहे फिर वो जैसे भी करे, ठीक है। तो
हो सकता है उसके पास वो 3,000 भी कहीं से ना आए, तो उसने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी अनप्रोडक्टिव उसमें इन्वेस्टमेंट कर अनप्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डिस्करेज हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सेलेक्टिव टूल्स के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हम, जैसे यार पहले बता चुका, जब हम क्या करते हैं, मार्जिन बढ़ाते हैं, तो किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मार्जिन को बढ़ाते हैं तो लोन कम दिया जाता है। इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट सप्लाई एनकरेज करने के लिए नीडी सेक्टर्स के लिए, और जो नॉन नेसेसरी सेक्टर्स हैं क्रेडिट सप्लाई को डिस्करेज किया जाता है इसके थ्रू। एंड दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द मार्जिन फॉर द नॉन नेसेसरी सेक्टर्स, यानी कि जो नॉन नेसेसरी सेक्टर से हम क्या करेंगे, वो लोन लेने आएंगे और सिक्योरिटी लेकर आएंगे, तो हम उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या करेंगे, मार्जिन बढ़ा देंगे, यानी कम लोन मिलेगा उनको। ठीक है, और क्या कहते हैं, और जो नीडी सेक्टर्स हैं हम क्या करते हैं, उनके लिए मार्जिन को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई को ये लगेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, क्रेडिट सप्लाई बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्जिन को कम कर देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी कोई क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जब भी कोई लोन लेने आता है तो वो भी सिक्योरिटी लेकर के आता है, तो हम उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मार्जिन कम कर देंगे ताकि उसको ज़्यादा लोन दे सके, ताकि उसको लोन की राशि ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। क्या था ये सेकंड पॉइंट हमारा, किस तरीके से हम क्या करते हैं, मार्जिन बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और किस तरीके से मार्जिन अफेक्ट करता है लोन को। आई होप कि यार समझ आ गई हो। अब आते हैं मॉरल सुएशन पे। मॉरल सुएशन सिंपल है। मॉरल सुएशन के थ्रू क्या करता है सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमारे जो कमर्शियल बैंक से एक मीटिंग बुलाता है, या फिर क्या करता है, लेटर्स लिखता है कमर्शियल बैंक्स के हेड्स को, और उनको रिक्वेस्ट करता है, या फिर ऑर्डर करता है सीधा, या फिर रिक्वेस्ट करे, या फिर ऑर्डर करे कि भैया हमारे हमारे क्या करो, हमने ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करी है, तो आप हमारे को क्या करो, कॉपरेट करो भाई। ठीक है, कॉपरेट करो, क्योंकि इकोनॉमी में क्या चल रही है, इकोनॉमी में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो भाई आप थोड़ा लेंडिंग बढ़ा दो प्लीज, या फिर कमांड करेगा कि भाई लेंडिंग बढ़ा दो। या अगर इकोनॉमी में बूम है, इन्फ्लेशन है, तो बताएगा भाई, देखो भाई, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई देखो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो आप लेंडिंग अगर कम कर दोगे तो इससे हम एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकते हैं, तो यार इन्फ्लेशन को नीचे लेकर के आएंगे। लेकिन अगर बैंक्स नहीं मानेंगे तो फिर ऑर्डर करना पड़ेगा कि भाई लेंडिंग रेट को कम कर दो, अपना लोन थोड़ा कम कर दो। ठीक है, सो दैट कि हम इन्फ्लेशन को कर्टेल कर पाएं। तो मॉरल सुएशन के थ्रू क्या करता है, मॉरल सुएशन के थ्रू मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं, या फिर लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के हेड को बाय आरबीआई, सो दैट कि उनको क्या करा जाए, एनकरेज किया जाए कोई भी जो डिसीजन लिया है उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट एक्शन। दिस इज द लास्ट। डायरेक्ट एक्शन के थ्रू क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि अगर कोई बैंक क्या करता है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता आरबीआई की, तो डायरेक्ट एक्शन फिर लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन फिर लिया जाता है। अब डायरेक्ट एक्शन के थ्रू बड़ी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप रीडिस्काउंटिंग, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मैं बताता हूं। पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि आरबीआई क्या करता है, रीडिस्काउंटिंग क्या करता है, रिफ्यूज करता है। अगर अगर क्या हो गया, अगर मतलब कि मनी सप्लाई क्या है, एक्सेस में है, तो कोई सेंट्रल कमर्शियल बैंक क्या 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 करने आएगा, कोई एक्सचेंज बिल लेकर के आएगा और उसको बताएगा कि इसको रीडिस्काउंट करो प्लीज। तो ऐसे में क्या करेगा हमारा आरबीआई, उसको रिफ्यूज कर देगा। अब ये क्या होता है, क्या बोला था मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक परचेजर है, एक सेलर है, यानी कि एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, कोई चीज बेच रहा है, और एक खरीदने वाला आया और उसको बोला कि यार ये चीज मुझे दे दे। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, खरीदने वाले के पास पैसे नहीं है, तो परचेजर उसको क्या, ये सॉरी, सेलर उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा तो अच्छा तू एक काम कर, तो एक डॉक्यूमेंट पे ये लिख करके दे। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर तू, और उस पे एक मैच्योरिटी दे दे कि हाँ तो एक पर्टिकुलर डेट को मुझे ये पैसा देगा। ठीक है, क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि
जो परचेजर है उसके पास पैसे नहीं होते हैं कोई भी परचेज फाइनेंस करने के लिए, तो वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट पे लिख कर देता है कि हाँ मैं 1 महीने बाद या 10 महीने बाद या जब भी उसकी औकात है उस औकात के हिसाब से वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करता है। और क्या बोलता है, जो जो बेच रहा है उसको बोलता है ये ले भाई, और तू एक काम कर, ये मुझे चीज दे दे और मैं 1 महीने के बाद तुझे पैसे लौटा दूंगा फॉर एग्जाम्पल। और इस बिल की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, नहीं 1 लाख, ठीक है 1 लाख रखते हैं या 10 लाख रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कीमत क्या है, वैल्यू कितनी है, 10 लाख, यानी कि उसने 10 लाख की चीज ली। अब क्या हो गया कि हमारा जो सेलर है फॉर एग्जाम्पल उसने सारी की सारी चीजें ऐसे ही बेची बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। अब उसके पास क्या बचा, पैसा, यानी कि उसने सब चीजें अब खत्म कर दी, उसने सब स्टॉक बेच डाला, अब उसके पास कोई पैसा है नहीं, उसके पास क्या, ये हंडीज हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अब फॉर एग्जांपल उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही सब खत्म हो गया, यानी कि उसने जितनी भी चीजें थी वो बेच दी, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। अब सोचो, अब अगर उसने बिजनेस तो कंटिन्यू करना है ना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, तो वो क्या करेगा, वो 1 महीने का वेट तो नहीं करेगा कि हाँ भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैच्योर हो जाए तो मुझे पेमेंट मिल जाएगी और मैं फिर से दोबारा सामान डालूंगा, माल डालूंगा, नहीं, वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और कमर्शियल बैंक को ये क्या बताएगा, ये ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो इसकी वैल्यू 10 लाख है, तो तू क्या कर यार, तो तू मुझे मुझे पैसे दे दे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर कमर्शियल बैंक्स के पास चला जाए, बैंक के पास चला जाएगा। अब बैंक क्या बोलेगा, बोलेगा ठीक है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, बैंक क्या बोलेगा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, तो बैंक को यह फायदा होगा कि बैंक बोलेगा ठीक है यार मैं तेरा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस पे मैं 10% क्या लगाऊंगा, तुझे इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा 10% इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा, यानी 10 लाख अगर है तो तुझे मैं 10 लाख में से खाली 9 लाख ही दूंगा, और 10 ये जो 1 लाख है वो कहाँ कहाँ चला जाएगा, 10 ये सॉरी इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में, यानी कि इंटरेस्ट सूद की सूरत में बैंक के पास जाएगा। यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू कितनी है, 10 लाख थी ना 10 लाख, तो तो वो सेलर जो है वो बैंक के पास गया, तो बैंक ने बोला ठीक है मैं तेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूं, इसको डिस्काउंट करता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, तुझे 10% इस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, यानी 10 लाख के बजाय 9 लाख ही दूंगा। तो वो बोलेगा ठीक है, तो वो परचेज सेलर बोलेगा उसको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज फलाने के नाम पर है, तो आप पैसा उससे ले लेना, ठीक है, यानी ट्रांसफर करता है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ बिल, यानी जब कमर्शियल बैंक क्या करे, किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करें, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदें उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अब अगर हमारा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारा जो कमर्शियल बैंक से उनको भी नीड पड़ जाती है मनी की, अब अगर उसके पास भी ये सारा का सारा मतलब कि उसके पास भी हंडीज ही बच गई अब, ठीक है, हमारे कमर्शियल बैंक के पास भी हंडीजी बच गई, लेकिन उसको कोई मतलब कि उसके परचे जो जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने क्रेडिट की डिमांड बढ़ा दी, तो बैंक क्या करेगा, जल्दी जल्दी हमारे सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भैया मेरे पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसको प्लीज रीडिस्काउंट करो, ठीक है। इसको रीडिस्काउंट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज पहले डिस्काउंट हुआ था, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने इसको पहले डिस्काउंट करा था जब जब सेलर इसके पास लेकर के आया था। तो अब जब कमर्शियल बैंक्स इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक के पास लेकर के गया है डिस्काउंट कराने के लिए, इसको कहते हैं हम रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कमर्शियल बैंक पर भी वहां पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, चाहे 10% हो जो भी हो, ठीक है। तो ये है जब भी हमने मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करता है, रिफ्यूज करता है रीडिस्काउंटिंग ऑफ देयर पेपर्स यही आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अब कोई बंदा मतलब कि कोई बैंक ने अगर एक्सेस में सप्लाई कर दी है पहले क्रेडिट की और वो फिर से लेकर के आया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा कि भाई जा, मैं इसको रीडिस्काउंट नहीं करता, तू मेरी सुनता नहीं है, मैंने तुझे बोला था कि भाई एक्सेस में नहीं करनी है सप्लाई, हमारे हालात अच्छे नहीं है, बट तूने माना नहीं, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद क्या होता है, पेनल्टी भी चढ़ सकती है। क्या होता है, हम क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, सजा भी दे सकता है,
ठीक है। पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं, पेनल्टी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है बैंक, जैसे कि बैंक रेट क्या है, जैसे हमारे इंडिया में बैंक रेट है 4.25% है और रेपो रेट क्या है 4% है। तो अब अगर कोई बैंक क्या करता है, उसने जो है एक्सेस में बैंक लोन दे दिया है, तो वो आएगा मुझे लोन दे दो प्लीज, तो बोलेगा ठीक है बेटा रुक, तो 4% की बजाय 5% दे दे, तुझे 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा तब जाके लोन मिलेगा। तो वो लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो उसकी मर्जी, ठीक है। आरबीआई को वैसे भी कोई मजबूरी नहीं है। समझ आ गई। अब है हमारा डायरेक्ट एक्शन के थ्रू हमारा आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों का लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। समझ आ गई, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो भाई ये था टॉपिक, ये था हमारा क्वांटिटेटिव या क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव टूल्स या फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिनके तहत मनी सप्लाई को चेंज करा जाता है। क्यों करा जाता है वो यार, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो यार हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो यार, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं हमारी वीडियोज़ पे, बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं हमारे वीडियोज़ पे, ठीक है। यार अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो बता दो यार, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।